नमस्कार। कड़वी कॉफ़ी लंबी बातचीत के सिलसिले के इस कड़ी में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वानंद। आप में से जो लोग कड़वी कॉफ़ी देखते रहे हैं या सुनते रहे हैं या पढ़ते रहे हैं, आपको यह मालूम है कि हम किसी एक विषय पर इत्मीनान के साथ बातचीत करते हैं और बातचीत करते हैं हम उस विषय पर गहराई से काम करने वाली किसी विदुषी या विद्वान के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा खासा हिस्सा उस विषय पर सोचते हुए गुजारा है और गहराई से सोचते हुए गुजारा है। हम आम तौर पर देखते हैं अपने दिनों में कि हर किसी के पास हर किसी विषय पर कोई न कोई ख़्याल है और विचार है, और ऐसा उनका जनतांत्रिक अधिकार है ऐसा विचार रखने का या ख़्याल रखने का। लेकिन वह ख़्याल बनता कैसे है? क्या उस विषय को हम पूरी तरह जानते हैं या उस विषय में हमारी रुचि है, दिलचस्पी है और हम उसको जानना चाहते हैं, या हमारी हड़बड़ी अपना ख़्याल ज़ाहिर कर देने भर की है और फिर हम एक दूसरे के ख़्यालों से लड़ते रहते हैं। कड़वी कॉफ़ी की कोशिश यह है कि वह इस भगदड़ से बाहर निकले और किसी एक विषय को गहराई से समझने की कोशिश करे। इसलिए हम आपसे भी धैर्य की उम्मीद करते हैं और अनुरोध करते हैं धैर्य के साथ इस बातचीत को सुनने का। आज हमारे साथ हैं अपर्णा वैदिक। अपर्णा वैदिक इतिहासकार हैं, अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और उनकी ख़ास दिलचस्पी क्रांतिकारियों की ज़िंदगी में है। उनकी जो किताबें प्रकाशित हैं वे हैं इम्पीरियल अंडमान्स, Colonial Encounter and Island History, My Son's Inheritance, A Secret History of Lynching and Blood Justice in India, Waiting for Swaraj, Inner Lives of Indian Revolutionaries। और अभी जो किताब लेकर हम बैठे हुए हैं, जो उनकी सबसे ताज़ा किताब है, वह है रिवॉल्यूशनरीज़ ऑन ट्रायल। मैं चाहूँगा कि आप इस किताब को देखें। यह LF ने छापी है और अभी फ़ौरन ही बाहर आई है, और जैसा इस किताब के शीर्षक से स्पष्ट है कि यह लाहौर षड्यंत्र मामला, जिसे हम कहते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें 3 शहीद हिंदुस्तान के, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिनका नाम हर साल लिया जाता है, उनके इस मुकदमे पर यह पूरी किताब है। वो मुकदमा अपने आप में दिलचस्प था और उस मुकदमे के बारे में उड़ते पुड़ते ढंग से हिंदुस्तान का हर आदमी कुछ न कुछ जानने का दावा करता है। जैसे हिंदुस्तान का हर शख्स भगत सिंह के बारे में कुछ न कुछ जानने का दावा करता है, और गांधी के बारे में और अंबेडकर के बारे में उसने उनका कुछ ना पढ़ा हो या उनके बारे में कुछ ना पढ़ा हो तो भी। और जैसा मैंने कहा, इसका उसको पूरा अधिकार है, क्योंकि ये कुछ ऐसे नाम हैं जो भारत की जलवायु में या उसकी आबो हवा में पैबस्त हैं। हम इसमें आते हैं और ये नाम हमारे कानों में पड़ते हैं, और इनसे जुड़े हुए ख़्याल और फिर वे कब हमारे अपने ख़्याल हो जाते हैं ये हमको पता भी नहीं चलता। लेकिन ये पूरा मुकदमा पढ़े और देखे जाने की चीज़ है। या अपर्णा वैदिक की इस किताब को पढ़कर ही आप जान सकेंगे। हम अपर्णा से बात करेंगे इस किताब के बहाने क्रांतिकारियों में उनकी दिलचस्पी को लेकर, क्यों कर वे आकर्षित हुई और क्यों उन्होंने इसे अपने अध्ययन का विषय बनाया, और क्यों वे सिर्फ एक किताब तक नहीं रुक गईं बल्कि एक किताब के आगे दूसरी किताब पर भी गईं। तो अपर्णा अपने इस किताब में लिखा है कि एक वक्त आया जब लोगों की रुचि फिर से क्रांतिकारियों में होने लगी, और आपने उसकी एक पृष्ठभूमि बतलाई है। वह पृष्ठभूमि है अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर पे जो हमला हुआ हवाई जहाज़ों का, और उसके बाद लोगों ने क्रांतिकारी हिंसा या उसे आतंकवादी हिंसा भी कहा जाए, उसके बारे में सोचना शुरू किया और उसके इतिहास के बारे में भी सोचना शुरू किया। और उस संदर्भ में भारत के इतिहास में भी
क्रांतिकारी हिंसा, जिसे बहुत लोग अदला बदली करके आतंकवादी हिंसा भी कह सकते हैं और कई लोग इस पर ऐतराज़ कर सकते हैं। तो आप कुछ इस पृष्ठभूमि के बारे में बतलाएंगे कि ये जो नई रुचि थी क्रांतिकारियों के जीवन में, अकादमिक रुचि, वो क्या है और ख़ुद आपकी दिलचस्पी कैसे हुई? तो देखिए, इतिहास में हम लोग इतिहास लिखते हैं, इतिहास लेखन इतिहास के बारे में होता है, पर इतिहास वर्तमान में लिखा जाता है। तो बहुत सारे सवाल जो कई बार इतिहासकार इतिहास से पूछ रहे होते हैं, जो हो गया उससे पूछ रहे होते हैं, वो वर्तमान के सवाल होते हैं। तो 2007 में मैं अमेरिका में थी, तो मेरा लगभग 7-8 साल मैंने वहाँ पढ़ाया। तो वहाँ के माहौल में मेरा इंटेलेक्चुअल एक डेवलपमेंट हो रहा था अलग किस्म से। और जो इंटरेस्ट था, ये जो ट्विन टावर्स के बाद जो दिलचस्पी आई लोगों की, वो था अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के नेटवर्क में। आतंकवादियों में कितना था कि नहीं था, या क्रांतिकारियों पे था कि नहीं था, पर उस नेटवर्क को समझने में कई लोग उसमें जुटे हुए थे। और जिस डिपार्टमेंट में मैं थी, उसमें मिडल ईस्टर्न, वेस्ट एशिया की, जो भारत में वेस्ट एशिया बोलते हैं, उसके बहुत सारे स्कॉलर्स थे। तो हम लोग निरंतर फ़िलिस्तीन और इजिप्ट में क्या हो रहा है, मेरा मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, तो ये सब हमारी बातचीत चलती रहती थी। तो एक तो मेरे ऊपर उस माहौल का बहुत असर था। और भारत से चली गई थी, तो भारत से एक नए किस्म से जुड़ने का मेरा प्रयास था, क्योंकि मेरा ओरिजिनल काम अंडमान पर है, वो इंडियन ओशन पर, भारतीय महासागर पर है। वहाँ पे क्रांतिकारियों पे नहीं, कैदियों पर है, उसके कैसे उसको पेनल कॉलोनी बनाया गया, ये सब था। वहाँ गई तो एक अलग माहौल था बिल्कुल, और उस माहौल में हम लोग धीरे धीरे मैं रचने बसने लगी। तो मुझे नहीं, कुछ और काम करा जाए, कैसे भारत से नए सिरे से जुड़ा जाए। तो एक तो ये मेरा पर्सनल था, पर एक वाइडर इंक्वायरी शुरू हो गई थी उस समय में। कई लोग इस इंटरनेशनल नेटवर्क्स पर बहुत लिख रहे थे, क्योंकि आपको पता है ट्विन टावर्स ओसामा बिन लादेन का था। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, जो ओसामा बिन लादेन की फैमिली थी, वो पूरी हदरामी मर्चेंट्स, जो इंडियन ओशन के आसपास एक पूरा नेटवर्क था, मुस्लिम बनिए कह सकते हैं आप, इनका नेटवर्क था, उसमें से निकल कर आया था। लादेन भी उस नेटवर्क का फ़ायदा ले रहा था। इसके ऊपर एक चाइनीज़ हिस्टोरियन एंग सेंग हो ने काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। तो लोग रिविज़िट कर रहे थे कई चीज़ें जो उनको पता थी इतिहास में, पर वर्तमान को इतिहास से जोड़कर इन चीज़ों को दोबारा देख रहे थे। तो उस समय वो जनरल माहौल था। तो उस समय फिर मैंने जब ये देखना शुरू किया, तो मैं सोचा क्यों ना गदराइट्स पे काम करा जाए। गदर के जो वो थे क्रांतिकारी, क्योंकि वो अमेरिका में भी थे, उनका कैलिफोर्निया में बेस था। तो उस पर थोड़ा बहुत मैंने देखना शुरू किया। फिर वहाँ से उस मटेरियल को देखते देखते मैं ब्रिटिश लाइब्रेरी गई, तो वहाँ पर भी मैं देखती रही मटेरियल, वहाँ पे भी कुछ कुछ मुझे मिलता रहा। फिर मुझे लगा, फिर वहाँ से मैं नेशनल आर्काइव्स इंडिया आई। तो उस तरह से मेरा पूरा एक आर्क बन रहा था। यहाँ आके मैंने गांधी मर्डर ट्रायल देखना शुरू कर दिया। तो कई कागजात, कई चीज़ें एक साथ देख रही थी मैं, और फिर उसमें से खंगालते हुए एक दिन मुझे एक चिट्ठी मिली, एक पत्राचार मिला। उस आदमी का नाम है हंसराज वोरा, उसके बारे में मैंने लिखा है। उसी से मेरी शुरुआत हुई। और वो क्रांतिकारी था जो SSRA भगत सिंह के ग्रुप का पार्ट था, और उसने उनके खिलाफ गवाही दी थी। तो ये जब मुझे लेटर्स मिले, तो मेरा फिर बिल्कुल वो मुड़ गया। मैंने कहा मैं इसी पे काम करूँगी, क्योंकि वो मतलब रोंगटे खड़े करने वाला वो मटेरियल था, और किसी ने देखा नहीं था। मुझे ये आश्चर्य था, इतने साल बीत गए, किसी ने देखा नहीं है उसे, ऐसा कैसे कि रह गया, अछूता रह गया ये। तो वो मेरी शुरुआत वहाँ से हुई, और फिर खोजते फिर ट्रायल पे पहुँच गई मैं। तो इस तरह से वो शुरू हुआ। पर हाँ, जो 2001 के बाद जो स्कॉलरशिप आ रही है, उसका रूप बहुत अलग है। तो ऐसे हम लोग 5-6 हिस्टोरियंस हैं जो उसको HSRA और भगत सिंह वगैरह को काफ़ी क्लोजली देख रहे हैं। उसमें कामा मैक्लीन है, उनकी किताब आई है, डैनियल इलाम है, क्रिस मॉफेट है, सिमोना साहनी है। तो और वायलेंस पर काफ़ी काम होने लगा। तो इससे डीना हीथ है, उन्होंने टॉर्चर पे भी किताब लिखी है। एक एलिजाबेथ कॉल्स्की है, उन्होंने वाइट वायलेंस इन इंडिया, जैसे जो प्लांटेशन में अंग्रेज़ होते थे, तो नॉट जस्ट स्टेट बट जो प्राइवेट लोग थे यहाँ पे, वो कितना ज़्यादा दैनिक हिंसा, एवरीडे वायलेंस का प्रयोग कर रहे थे। तो हिंसा पर, क्रांतिकारियों पर
और ये ग्लोबल नेटवर्क्स पे काफ़ी सारा काम होने शुरू हो गया। और फिर बायोग्राफी तो एक वो होता है ना, एक दिलचस्प चीज़ होती है, तो फिर लोग बायोग्राफिकल लेंस से भी काफ़ी लिखने लगे। तो वो शिफ्ट है, पहले जो लिख रहे थे लोग और अब जो लिख रहे हैं उसमें एक कह सकते हैं आप जनरेशनल शिफ्ट है। आपने उसके बारे में भी लिखा है कि हाँ एक जो विद्वत्ता पहले विकसित हुई भगत सिंह वगैरह को लेकर या क्रांतिकारियों को लेकर, जिसको आप राष्ट्रवादी मार्क्सवादी कहती हैं। मैं ही नहीं कह रही, हाँ, सुमित सरकार ने नाम दिया उन्हें। हाँ, नहीं, सुमित सरकार ने नाम दिया। आप कह रही हैं कि मतलब आपने नाम नहीं दिया, लेकिन हाँ। जिनको राष्ट्रवादी मार्क्सवादी कहा जाता है जी जी जी। और जिनका एक नज़रिया है हाँ इन क्रांतिकारियों को देखने का या इनके अभियान को देखने का, तो वह नज़रिया और आपका नज़रिया, इन दोनों में क्या फ़र्क है? या सुमित सरकार ही ये जो नाम देते हैं ऐसे इतिहासकारों को या ऐसे विद्वानों को राष्ट्रवादी मार्क्सवादी का नाम देते हैं, इसका क्या मतलब है और दोनों में फ़र्क क्या है? यानी वे लोग किस तरह देख रहे थे, आप कैसे देख रहे हैं? ओके, तो जैसे जो नेशनलिस्ट मार्क्सिस्ट हैं ये लोग लिख रहे हैं लेट 60s 70 के दशक में, 80 के दशक में। और इन लोगों का जब भी हम लोग लिखते हैं ना, तो हम लोग को कहा जाता है लेखकों का कोई बेत नवार होता है, कोई ऐसा एक कैसे बोलते हैं उसको हिंदी में, वो एक किसी के अगेंस्ट हम लिख रहे होते हैं, प्रतिद्वंद्वी एक होता है या हाँ प्रतिस्पर्धी, हाँ वो कह लीजिए। तो या उन लोग, रकीब कह लीजिए। हाँ यस दैट्स अ गुड वर्ड। तो उन लोगों का था कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज से लिख रहे हिस्टोरियंस, और वो लोग एक तरह से भारत का इतिहास देख रहे थे, जिसमें ये था वो लोग, उन लोगों का जो फ्रेमवर्क था उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी पैराडाइम, एक निरंतरता का। उनका ये मानना था कि जो ब्रिटिश काल से पहले का समय है और ब्रिटिश काल जो है उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, एक कंटिन्यूटी है। हाँ, और वो कंटिन्यूटी पे इतना ज़्यादा जोर देते हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि शायद औपनिवेशवाद था ही नहीं, थोड़ा सा उनका एम्फेसिस ज़्यादा है। तो उनको काउंटर करने के लिए, और उन्होंने जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको भी एक रूप में पढ़ा है कि थोड़ा सा जैसे जो गांधी से जुड़े हुए लोग थे जैसे राजेंद्र प्रसाद आदि, तो उनको सब कॉन्ट्रैक्टर्स का नाम दिया है कि, और उन्होंने बोला कि कांग्रेस ने भी अपना स्ट्रक्चर वैसे ही बनाया जैसे कि ब्रिटिश स्टेट का था भारत में। तो थोड़ा सा एक रिडक्टिव उनकी रीडिंग थी, जो कि आई थिंक जो इंडियंस थे, हम लोग भारतीय लोगों को इतना अच्छा नहीं लगता है उस तरह से, मतलब पूरा एक बिल्कुल ही फंक्शनल इंस्ट्रूमेंटलिस्ट तरीके से इतिहास को देखा जाए। तो नेशनलिस्ट मार्क्सिस्ट की वैल्यू ये थी दैट दे वर राइटिंग अगेंस्ट द कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस। एंड उसमें फिर जब आप जिससे कॉन्वर्सेशन में होते हैं तो कई बार होता है अपनी बात कहते कहते कई बार अतिशक्ति हो जाती है, तो हम लोग थोड़ा उसको चैलेंज कर रहे हैं आज के हिस्टोरियंस। बट उन लोगों का ये व्यू था कि उन लोगों ने एक टर्म यूज़ करते थे वो रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट, जो कि अब हम लोग नहीं करते हैं। और वो टर्म अपने आप में कोई गलत नहीं था, वो उस समय में, वो उस समय के लिए जिस तरह का लेखन हो रहा था उसके लिए ठीक था। और वो लोग प्राइमरीली, मुख्यतः वो लोग जो इन लोगों का प्रोपेगेंडा मटेरियल था, पॉलिटिकल राइटिंग थी, उसको उन्होंने आर्काइविंग का काम किया और फिर उसके आधार पे इतिहास लिखा। तो ये जो एक भगत सिंह का एक पूरा हम जानते हैं कि उसने ये लिखा वो लिखा, ये सब 70s में इकट्ठा किया गया। तो वो इतिहासकार एक नया अभिलेखागार समझ लीजिए क्रांतिकारी वो तैयार कर रहे थे और उसके आधार पर लिख भी रहे थे। और उस अभिलेखागार में उनकी जो पॉलिटिकल राइटिंग्स है, जो उन्होंने पब्लिक प्रोपेगेंडा के लिए भी लिखी थी, वो मुख्य हैं। अब जो हम ये 2000 के बाद के 2001 के बाद के इतिहासकार हैं, आई डोंट नो, हमारे लिए कोई नाम नहीं है उस तरह से, पर हम लोग अच्छा ही है। शायद अगली जनरेशन हमें लेबल करेगी, हाँ, कुछ करेगी। हाँ, तो हम लोगों का ये था कि हम लोग का सोर्स मटेरियल अलग है, तो हम लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा मटेरियल जो उन्होंने लिखा वो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। जैसे अब कामा मैक्लीन है, उन्होंने बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करा है, प्रिंट मटेरियल इन द मार्केट, प्रिंट्स इत्यादि ये सब, और साथ साथ में मतलब बहुत उनका बहुत बढ़िया काम है कामा का। तो जैसे उन्होंने वो किया है, डैनियल इलम है, उन्होंने भगत सिंह की डायरी पे लिखा है, तो उसका विश्लेषण किया है। तो उसको फेस वैल्यू पे ना लेके उसके ऊपर उन्होंने जो कोट्स लिए हैं और जो लिखा है, तो कैसे लिखा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑथरशिप किसे कहते हैं, अगर ये वाले कोट्स लिए तो इसका क्या मतलब है, ये पूरा जुड़कर क्या बनता है। फिर क्रिस मॉफेट की जो किताब है उसमें उसने पूरा ये प्रोसेस जो अभिलेखागार बनाने का है क्रांतिकारियों, और जो ये शिफ्ट हुआ, क्योंकि उसके पहले भगत सिंह की इमेज अलग थी 1970 के दशक के पहले,
वो पंजाब की फोक मेमोरी में एक बड़ा हीरो था। वो शिफ्ट हो जाती है जब अभिलेखाकार बन जाता है तो वो ये जो शिफ्ट हुआ है ना, उसकी कहानी उन्होंने लिखी। और मेरा ये था कि मैंने अब जब मेरे लिए एक नया पीएचडी की तरह था क्रांतिकारियों पे काम करना, क्योंकि मेरा मुख्य काम नहीं था राष्ट्रवाद पे मेरा काम नहीं था, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन कुछ और था। तो जब मैंने काम शुरू किया तो मेरे लिए एक नया पीएचडी की तरह था। तो मटेरियल बहुत इकट्ठा किया। तो मैंने जिस मटेरियल में से इसके पहले की एक किताब बनाई थी वो था मेमोयर्स, उनकी जो लेखनी थी, वृत्तांत, जीवन वृत्तांत, इनर लाइव्स। हाँ, वेटिंग फॉर स्वराज, इनर लाइव्स ऑफ रेवोल्यूशनरी। तो अब ज़्यादातर लोग कौन सा जीवन वृत्तांत का इस्तेमाल करते हैं, वो है यशपाल का, अजय घोष का या शिव वर्मा का। ठीक है, इससे इनका इतिहास पढ़ा गया है। अब शिव वर्मा कम्युनिस्ट हो गए थे, हाँ, अजय घोष कम्युनिस्ट हो गए थे। यशपाल प्रोग्रेसिव राइटर्स में से थे, कार्ड होल्डर नहीं थे, पर उनका भी लेफ्ट लीनिंग, सोवियत लीनिंग इंटेलेक्चुअल थे वो। अब ये लोग बाद में लिख रहे हैं और इनकी लेखनी से अगर आप क्रांतिकारियों को समझेंगे तो आप एक जगह, एक तरह के इतिहास पर पहुंचेंगे, हाँ। लेकिन अगर यहीं पर आप किसी अन्य क्रांतिकारियों के जीवन वृत्तांत पढ़ेंगे तो आप कहीं और पहुंचेंगे। तो जैसे भगवान दास माहौर हैं, और देखिए मुझे नाम इस वक्त भूल रहा है एकदम तुरंत, ऐसे जो चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़े हुए कई वैशंपायन हैं, और कई लोगों के जो जैसे 25 ईयर्स का, 25 साल का उन्होंने मनाया, फिर 50 साल का मनाया। तो अगर आप वो सब मटेरियल देखते हैं, हाँ, और साथ में ही नेहरू मेमोरियल में, जो अब प्रेसिडेंट म्यूज़ियम एंड मेमोरियल लाइब्रेरी है, वहाँ पर 1960 के अंत में और 1970 में एक ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट चला, जिसमें उन्होंने तमाम सर्वाइविंग रेवोल्यूशनरीज़ के इंटरव्यूज़ हैं। तो अगर आप वो सारे वो देखते हैं तो उसमें जो कहानी है ना वो अलग है। तो उसमें बिल्कुल उनके जो आंतरिक जीवन की, रोज़मर्रा की, हम कर क्या रहे हैं, जो अंडरग्राउंड भूमिगत जो क्रांतिकारी हैं, उनके जीवन पर रोशनी डालते हैं। तो वो इतिहास ही अलग है ना, अलग किस्म का इतिहास है, वो आइडियाज़ का इतिहास नहीं है, वो जीवन है कि तो क्रांतिकारी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन कैसे खाता था, कौन ज़्यादा खाता था, कम खाता था, कौन, तो वो अलग इतिहास है। अच्छा, फिर इस किताब में है ट्रायल रिकॉर्ड्स। अच्छा, ट्रायल रिकॉर्ड्स भी बड़ा, इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही एक्साइटिंग और रोचक इतिहास है इसके प्राइमरी सोर्सेज का ही। तो हमारे पास एक प्रिंटेड ट्रायल की किताब है, प्रिंटेड मटेरियल है, और वो प्रिंटेड मटेरियल भारत में कई लाइब्रेरीज़ में है और विदेशों में भी कई। लेकिन वो जो प्रिंटेड ट्रायल रिकॉर्ड है वो ट्रायल का आधा हिस्सा था, दूसरा हिस्सा था, हाँ। उसके पहले का जो हिस्सा है ट्रायल रिकॉर्ड, वो किसी ने देखा ही नहीं था, वो लाहौर में रह गया था। तो जब आप इसको खोलते हैं, ये मोटा सा वो है छपा हुआ, वो उसको खोलते हैं तो उसके पहले पेज पर समरी है कि उस ट्रायल के पहले क्या हुआ था। तो फिर जब मैंने वो देखना शुरू किया, मैंने इसके पहले का कहाँ है मटेरियल, तो उसके पहले का मटेरियल तो किसी भी लाइब्रेरी में नहीं था। फिर खोजते खोजते मुझे पता चला कि वो लाहौर में है। सो जो यहाँ पर हमें प्रिंटेड मटेरियल अवेलेबल है वो है स्पेशल ट्राइब्यूनल का, और ट्राइब्यूनल के जाने के पहले वो आधा ट्रायल, लगभग 1-1.5 साल वो उसमें चला था, सेशंस कोर्ट में चल चुका था। वो रिकॉर्ड फिर पाकिस्तान में था, तो वो कहानी अलग है। तो ये मटेरियल ही पहले इस्तेमाल नहीं हुआ है, बहुत सारा जो हम लोग कई 4-5 इतिहासकार हैं, ये नया मटेरियल है। तो क्या मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ या अपनी कहानी? नहीं, ठीक है, उस कहानी में जवाब है उसका। लेकिन जब यह काम करते करते आपने क्रांतिकारियों को देखना शुरू किया, तो एक क्रांतिकारी की छवि हम लोगों के दिमाग में है, जिसमें हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह के बारे में बात कुछ इस तरह से करते हैं जो जैसे वो अत्यंत ही वयस्क व्यक्ति हों और पूरी ही परिपक्व हों, और जिनको काफ़ी लंबा वक्त मिला हो सोचने का। लेकिन आपने जितने क्रांतिकारियों का अध्ययन किया है, उनकी औसत आयु क्रांतिकारी जीवन की क्या है, और फिर क्रांतिकारी के रूप में वो, एक तो व्यक्ति के रूप में, जैसा आपने कहा कि आपने उनकी जीवनी देखना शुरू किया, आपने किताब भी लिखी इनर लाइफ पर, तो
वो खुद क्या थे व्यक्तियों के तौर पर, आदमियों के तौर पर, उनके आपसे रिश्ते क्या थे, और दूसरे के ये जो एक बहुत जिसे आप कहें इंसानी तत से भी ऊपर की तस्वीर हम लोगों के दिमाग में है। आप जब क्रांतिकारियों को देखती हैं तो 22 साल, 23 साल, 21 साल, 20 साल, और हम उनके निर्णयों को तौलते हैं अपनी तराजू पर। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। आप कैसे आप पढ़ते समय, इनके दस्तावेज़ों को पढ़ते समय, इनकी ज़िंदगियों को पढ़ते समय क्रांतिकारी की छवि कैसे उभर रही थी आपके दिमाग में? क्रांतिकारी की छवि नहीं या उभर रही थी, उनकी ज़िंदगी? मेरे दिमाग में सिर्फ कन्फ्यूजन हो रहा था। हम्म, क्योंकि कन्फ्यूजन इसलिए, मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास जो मटेरियल आया ना 1970 के बाद, ये जो अभिलेखागार तैयार हुआ, उसमें जैसे आप बोल रहे हैं ना, वो लोग बहुत एडवांस थिंकर्स के रूप में आए हमारे पास। बिल्कुल। हाँ, और बहुत एक जैसा आप करें सुलझे हुए, परिपक्व और खुद को पहचानने वाले, खुद को समझ गए हों, इस तरह के वो, यानी निष्कर्षों पर पहुंच गए हाँ, आखिर में। वो बहुत क्लैरिटी वाले लोग हैं, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। और ये मैं इसको बोलूँगी, आपने कहा था एक शब्द इस्तेमाल किया, ऊपर की इमेज, मैं इसको कहूँगी रोमांटिक इमेज थी हमारे पास। और इस रोमांटिक इमेज हमें हमारी हिंदी की पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं उनमें भी मिलती है, अमर चित कथा में भी मिलती है। तो वो हम उसका पूरा डाइट लेकर बड़े हुए हैं। तो जब आप एक्चुअली रिकॉर्ड देखना शुरू करते हैं तो आपको उसके साथ हड़बड़ाहट होती है, कन्फ्यूजन होता है, आश्चर्य होता है कि ऐड अप क्यों नहीं हो रहा है। जो कहानी, जो छवि मेरे सिर में है, जो कल्पना मेरे सिर में है, वो इस पर वहाँ वो क्यों नहीं मिल रही है। तो मैं ढूंढ रही थी उस तरह का क्रांतिकारी उस मटेरियल में, पर वो नहीं है उसमें, क्योंकि वो क्रांतिकारी है पॉलिटिकल मटेरियल में। जो जीवन वृत्तांत हैं, मेमोइर्स हैं, उनमें वो नहीं है। उनमें वो लोग दंगा कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, कोई ट्रेन पे किसी को छोड़ के भाग गया तो आके उसको गालियाँ दे रहे हैं, एक दूसरे का मजाक बना रहे हैं और खाने पे झगड़ा कर रहे हैं, इस तरह का। तो मुझे वो मटेरियल लगता था, अरे क्या है, इसको पलटो, हाँ, तो इसमें कुछ है ही नहीं इसमें, तो दम है, नहीं है। हाँ, आइडियोलॉजी ढूंढो, कह क्या रहे हैं, उन स्वतंत्रता का मतलब क्या है, उनकी इमेजिनेशन, उनकी कल्पना का भारत कहाँ है, बोल ही नहीं रहे, 10 पन्ने और 20 पन्ने और। तो ये चला कुछ टाइम मेरे साथ, यार इसको बांधे ही कैसे, और इतने सारे कैरेक्टर्स कि हमें तो पता है भाई, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इक्के दुक्के लोग हम, सुखदेव, राजगुरु, हाँ, ये पता है हमें। मैं कहा यार ये इतने सारे लोग, हमें तो पता ही नहीं कभी इनका नाम, कौन तो महावर और कौन तो वैशंपायन, कौन मन्नतनाथ, है ना। तो इस तरह से थोड़ा शुरू में मेरा ये चला, क्योंकि मुझे एक खोज थी एक तरह के क्रांतिकारी की, एक तरह के मटेरियल की, और वो नहीं था वहाँ। वो कुछ उसकी झलक यहाँ वहाँ मिलती है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है किसका वो पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप सिंहावले कौन पढ़ रहे हैं, यशपाल का या जॉय घोष का अपना जो संस्मरण है भगत सिंह के बारे में, वो पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक बड़ा परिपक्वता के साथ, एक बड़ा एनालिटिकल तरीके से उसको लिखा हुआ है, तो चलो कुछ मिल गया आपको। लेकिन जो बाकी लिखे हैं वो तो संस्मरण है, उसमें मैं क्या मिलेगा। तो धीरे धीरे वो पढ़ते पढ़ते मुझे रियलाइज हुआ, नहीं, ये मटेरियल है जिसको मैं नकार रही थी, जिसको व्हाट आई वाज सेटिंग असाइड इज एक्चुअल मटेरियल, बिकॉज ये मुझे उनकी एक तरह की झलक दे रहा है जो मेरी अपनी कल्पना से एड अप नहीं हो रहा है, तो मैं इसको डिस्कार्ड कर रही हूँ। और इसमें एक हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे, जैसे एक लिंग भेद भी है, सही वर्ड है, जेंडर्ड परसेप्शन, हाँ, कि आइडियाज़ पे जब आप काम कर रहे हैं तो आप एक मैस्कुलिन तरीके से, हाँ, वो उससे अप्रोच कर रहे हैं आप, क्योंकि वो बम फेंक रहा है, वो स्पेक्टेकुलर मोमेंट, स्पेक्टेकुलर एक्शन पे आपका फोकस है, स्पेक्टेकुलर पॉलिटिक्स पे आपका फोकस है। सो वो बहुत मैस्कुलिन है। लेकिन जब आप इनर लाइव्स, आंतरिक जीवन की बात कर रहे हैं, तो वो इतना ज़्यादा मर्दाना नहीं है। हाँ, वो ज़नाने के लिए पढ़ा जाता है। जब फीमेल रेवोल्यूशंस को पढ़ा जाता है तब इनर लाइव्स की बात होती है, जब नौजवान मर्द हाँ, तो उनको पढ़ा जाता है। हाँ, तो इट वॉजंट मैस्कुलिन इनफ। तो ये परसेप्शन मेरा भी था। तो धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों हम इनर लाइव्स नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये रोज कहानी हमें लगता है यहाँ है ही नहीं, कहानी वहाँ है, एंड कहानी स्पेक्टेकुलर है, ये तो स्पेक्टेकुलर नहीं है, तो एवरीडे है, तो बोरिंग है, इसमें क्या है। तो आई थिंक उस तरह से मेरा परसेप्शन फिर चेंज होने लगा, वो परिवर्तन होने लगा, और मैंने फिर सोचा कि अच्छा, और उसमें से फिर वो आइडिया निकल कर आया मेरा कि जो क्रांतिकारी है वो सिर्फ वही नहीं है जो बम फेंक रहा है और
बंदूक चला रहा है या ट्रेन के पीछे भाग रहा है, दैट जिसके साथ वो एडवेंचर जुड़ा हुआ है, जिसके साथ वो रोमांस जुड़ा हुआ है। क्रांतिकारी वही नहीं है। क्रांतिकारी वो है जो प्रतीक्षा करता है, बैठा हुआ है अपनी डर में, रोज़ सोच रहा है कि मैं कैसे इस देश को बदलूं, जिसके पास शायद इतने आइडियाज़ भी नहीं हैं। बहुत सरल आदमी है जो, हाँ, और शायद पहलवान है वो, और शायद वो जेल में बंद एक डाकू भी था जो किसी से मिला और उसको लगा नहीं यार अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। तो इस तरह की कहानियाँ फिर मुझे मिलने लगी और रियल लगने लगी। पहले तो अनरियल लग रही थी ना, तो उस तरह से फिर आई थिंक वो किताब मतलब उसमें से निकलने लगा मटेरियल। अब अगर हम इस मुकदमे पर आ जाएं, जैसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं, तो आपने कहा कि आप बहुत कुछ पढ़ रही थी और फिर पढ़ते पढ़ते आप इस मुकदमे तक पहुंची और इसने ध्यान खींचा आपका। लेकिन मुकदमा अपने आप में कहानी हो सकता है, या मुकदमे का नाटक ऐसा है जो लोगों तक जाना चाहिए। यह ख्याल आपको कैसे आया और ख़ुद इस मुकदमे को आपने कैसे देखा? क्योंकि इसके बारे में यह बात बहुत आम है कि भगत सिंह ने तय किया कि इस मुकदमे को एक मंच बनाना है अदालत को अपने विचारों का प्रसार करने के लिए, और इसमें फिर भगत सिंह एक बहुत कुशल रणनीतिकार दिखलाई पड़ते हैं कि वे मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उस बीच बहुत कुछ घटित हो रहा है जिसकी कहानी आपने लिखी है कि वे कैसे मजाक करते हैं, खुद अदालत का मजाक उड़ाते हैं और मुकदमे को लंबा खींचते हैं और बहुत सारी तरकीबें करते हैं जो खुद मुकदमों में की जाती हैं, जिनको आप क्रांतिकारियों के अनुरूप नहीं कहेंगे। हाँ, शायद उनके अनुरूप कहेंगे। हाँ नहीं, वैसे नहीं कहेंगे, पर इन क्रांतिकारियों के अनुरूप कहेंगे। तो देखिए, इस ट्रायल का इतिहास लिखा जा चुका है। उस तरह से कोई बहुत नॉवल नया कुछ है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी नहीं भी लिखा गया है, क्योंकि ट्रायल हमेशा एक संदर्भ या बैकड्रॉप की तरह इस्तेमाल हुआ है। समझ लीजिए इस पीछे वाली सफ़ेद इसके तरह, और उसके आगे जिसका मंचन हो रहा है वो है हंगर स्ट्राइक्स या जो लेजिस्लेटिव असेंबली का डिबेट है। तो जैसे एजी नूरानी की जो किताब है, वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट हो रहा है हंगर स्ट्राइक बिल पर, उस पर बनी हुई है किताब। हाँ, लेकिन उसका मेन वो है हंगर स्ट्राइक्स, एंड हंगर स्ट्राइक्स के पीछे है ट्रायल। तो ट्रायल की कहानी नहीं बोली जा रही है, हाँ, कोर्ट रूम की कहानी नहीं बोली जा रही है। हंगर स्ट्राइक जो कि जेल में हो रही है, ये अंडर ट्रायल्स जो जेल में बंद हैं, जब कोर्ट से शाम को पहुंच जाते हैं या सुबह होते हैं, वहाँ पर जो सब नाटक चलता है उसकी कहानी कही जा रही है, और फिर उसके आगे लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डिबेट हो रहा है उसमें। तो और बाकी लोगों ने भी जो लिखा है, मेन फोकस हंगर स्ट्राइक रहा है। तो ट्रायल की कहानी उस तरह से कहीं नहीं गई है। और आप देखें फिल्में भी बहुत बनी हुई हैं, उसमें एक दो वृत्तांत होते हैं, छोटे छोटे एपिसोड या शॉर्ट्स होंगे जिसमें वो आपको कोर्ट में दिखाई देंगे। नहीं तो बाकी वो जो जितने भी कहानी है या वो जितने भी गाने बने हुए हैं, फिल्मी गाने, वो जेल के अंदर की कहानी के बने हुए हैं, क्योंकि उसमें पिक्चराइजेशन कई जगह गलत होता है, पर दैट्स द मेन फोकस। तो ट्रायल में क्या हुआ इसकी कहानी कहती है, पुलिस ने इनको कैसे पकड़ा, कैसे जांच करी, कैसे चार्जशीट बनी, क्रिमिनोलॉजिकल फोरेंसिक्स कैसे इस्तेमाल हुए, कहाँ रखे गए, कितना मारा गया, उस टॉर्चर की कहानी। तो बहुत सारा जो डिटेल है वो मिसिंग है। और फिर उनकी कहानी जिन्होंने इनके खिलाफ गवाही दी, जो आपस में फूट पड़ी, हाँ, जो आपस में एक दूसरे से जो बिट्रेल हुआ, उसकी कहानी नहीं बोली गई, क्योंकि शायद वो बोलने लायक ही नहीं मानी जाती थी, क्योंकि वो रोमांटिसिज्म है। हम लोग सब उस रोमांटिक क्रांतिकारी को ढूंढ रहे हैं, हाँ, उस प्योर क्रांतिकारी को, पर एक्चुअली वो हमारे जैसे ही था। और जब हम 20, 21, 17 साल के होंगे तब हम भी वैसे ही थे। सो ड्रामा इसलिए बिकॉज इट रिस्टोर्स द ह्यूमैनिटी, उनकी मानवीयता को आप छू पाते हैं। नहीं तो वो हमसे, उनका जो, मैं बलिदान शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, पर वो भी एक हिस्टोरियन, हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में इस्तेमाल करते हैं मार्टरडम वर्ड को, वो इतना बड़ा है कि उसके सामने उसको रोमांटिसिज्म ही एक फ्रेम बन जाता है, एक मार्ट बन जाता है, जिसके थ्रू हम जिससे हम लोग वो देख रहे हैं, वो लेंस है, हमारा चश्मा है। तो उसमें मान्यता तो रहती नहीं है ना। दे हैव टू बी लार्जर देन लाइफ, दे हैव टू बी बिगर देन लाइफ फॉर अस टू बी एबल टू स्टडी दैट। तो मुझे लगता है वो ड्रामा एक्चुअली वो मान्यता को रिस्टोर करता है। तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट उसमें आया। बड़े मज़े की कहानी है, तो बड़ा मज़ा करते थे ये लोग,
ये तो कोर्ट में भी चप्पल मार दी, गाना गा दिया, और उसने कुछ बोल दिया मैजिस्ट्रेट का, बिल्कुल बैंड बजा एंड जो रिपोर्टर्स था इसका ट्रिब्यून में, तो वो लोग वो भी करते थे। रिपोर्टर गया तो उसने कुछ बोला तो लाफ्टर आया, तो ब्रैकेट में लिखा लाफ्टर, फिर कुछ पूछा तो आया मोर लाफ्टर, फिर ब्रैकेट में लिखा है तीसरे में इवन मोर लाफ्टर। सो इवन एज यू रेड इट आई वाज लाइक ओके दिस इज सो फनी एंड दैट्स द इमोशन आई वांटेड टू कैप्चर। क्योंकि इतिहास वो एफेक्ट भी है ना, दैट्स द एफेक्ट, एफेक्ट विद एन ए, या उसको कैसे बोलेंगे, आई एम सॉरी मेरी हिंदी उस एफेक्ट की इंग्लिश में मैं सोच रही हूँ ये, तो वो कैसे आएगा टेक्स्ट में, तो आई थिंक वो था। हाँ, यानी आप उसकी भावनात्मकता को लाना चाहते हैं। यस, भावनात्मकता को, या उसकी बात आप कर रही हैं। लेकिन फिर हम लौट आए क्रांतिकारी के बनने पर, तो ये सारे नौजवान जितने थे वे सब क्रांतिकारी बन रहे थे, उनकी एक आत्मछवि भी थी, खुद को भी वो देख रहे थे, और काफ़ी कम उम्र में देश का ध्यान भी उन पर चला गया था, देश भी उनको देख रहा है, उनके बारे में बात कर रहा है, तो खुद उनकी आत्मछवि कैसे बन रही थी, और यह जो बाहर एक छवि का निर्माण हो रहा था जिसको वो देख रहे थे, और वो खुद को तो जानते भी थे, तो ये उनकी छवि देश बहुत बाद में देखना शुरू करता है। लेकिन उनकी आत्मछवि का जो निर्माण है वो मुकदमे के उससे के सिलसिले में, हाँ, लेकिन देखिए आत्मछवि वही मैं कह रही हूँ, उनका पहले एक ये प्रोसेस है, आत्मछवि है उनकी, वो मानते हैं हम क्रांतिकारी हैं, है ना। मैं बम फेंक के क्रांतिकारी दल में बहुत सारे लोग होते हैं, कोई एक जना होता है जो बम फेंकेगा, एक जना है जो बंदूक चलाएगा, हाँ, उसके आसपास 10 लोग और हैं। तो एक तो हमारा ये इमेज भी है ना, जो एक क्रांतिकारी है अकेला है, एक व्यक्ति है, और जीवनी बस उसी की लिखी जा रही है, ऐसा नहीं है, समूह है, ये हमेशा दल में होते हैं। आप इतना काम, बड़ा काम अकेला आदमी एग्जीक्यूट कर सकता है, उधम सिंह ने किया, बट बिना लोगों की मदद के नहीं होता है ये। कोई तो कोई गन लेकर आ रहा है ना, कोई स्ट्रैटेजी बना रहा है, कोई जाके उसमें रेकी कर आ रहा है, देख कर आ रहा है वो कितने बजे निकलेगा, कब घोड़ा दबाना है, एक साइकिल का इंतज़ाम कर रहा है, एक खाने का इंतज़ाम कर रहा है, तो ये लोग दल में चलते थे। तो जो एक छवि है कि मैं क्रांतिकारी हूँ, वो सिर्फ उसकी ही नहीं थी जो बम डाल रहा था, मैं ये कहना चाह रही हूँ। जो नहीं बम डाल रहा है, जो सिर्फ वहाँ पे जाके निगाह रख रहा है, उसकी भी है। तो ये छवि अपने लिए ये पहले है, उसके बाद ये लोग कुछ एक्शन करेंगे, उसको एक्शन बोलते थे, उसमें जाते हैं। एक्शन में कई लोग नहीं भी जाते। उस दिन आपका काम था सिर्फ गायब रहना, आपका काम था अपने कॉलेज में जाके अटेंडेंस लगाना, आपका कुछ जो एक्शन हो रहा है उसमें आप सम्मिलित नहीं हैं, आप कहीं और हैं, लेकिन तब भी आप क्रांतिकारी हैं। पर जब पुलिस ने पकड़ा तो पुलिस ने सबको पकड़ा, फिर ट्रायल शुरू हुआ जब, और ट्रायल में ये बात बहुत क्लियर थी उनकी कि वो लोग, क्योंकि ये पहला ट्रायल नहीं है, ये 10वां या 20वां कॉन्स्पिरेसी ट्रायल है। इसके पहले बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी ट्रायल हो चुके हैं। तो वो लोग भी उस मेमोरी वाली जो एक स्मृति है कि हमसे पहले ये हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था, या ये सही हुआ, ये सारी स्मृतियाँ उनकी अपनी हैं। कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो किसी और उसके थे, दल के, हिंदुस्तान रिपब्लिकन बिस्मिल के दल के थे, तो वो तो पहले से चले आ रहे हैं इसमें। और भी कई लोग थे जो अनुशीलन वगैरह के दल के थे, तो उनके पास वो सब स्मृतियाँ हैं। हाँ, तो वो सभी एक सामूहिक स्मृति बनती जा रही है कि हम अपना ये कैसे लड़े। और इसी दौरान मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस भी चल रहा है, अखबार में ये उसके बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो इनका जो अपना जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं उस हिसाब से बनाते हैं, और उसमें इनका ये है कि हम क्रांतिकारी हैं, हमने मृत्यु का वो ले लिया है, वर ले लिया है, और अब हम सरकार से भिड़ेंगे। तो अब उसके फ्रेमवर्क में हम लोग हमें क्या करना चाहिए, तो ये है उनका। और देश एक छवि बना रहा है जिसका आपने खासा जिक्र किया है अखबारों में, हाँ, जो आ रहा है, और हाँ, जिस तरह चर्चा हो रही है, हाँ, कांग्रेस के अधिवेशन में बात हो रही है, हाँ, लोगों तो शुरुआत में बहस हो रही है। हाँ, ये तो हुआ कि वे खुद को कैसे देख रहे हैं, हाँ, और देश उनको कैसे देख रहा है। तो देश शुरुआत में जो देख रहा है, जब असेंबली में बम गिरता है, पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी विद देम। हाँ, अच्छा, पिछले कॉन्स्पिरेसी ट्रायल्स जो हुए हैं उसमें भी कई बार, जैसे एक मैं आपको छोटा उदाहरण देती हूँ इस बात को समझाने के लिए कि क्या हो क्या रहा है पब्लिक में।
पब्लिक ऐसा नहीं है क्रांतिकारियों को सर पे बैठा रही है या उनको उस रोमांटिक तरीके से देख रही है जैसे हम देखते हैं। उस समय की पब्लिक नहीं देख रही है। तो इन लोगों का जो काकोरी वाला जो केस हुआ था उसमें पब्लिक ने आके इनके खिलाफ गवाही दे दी थी, क्योंकि इनको डाकू बोलते थे कि भरे आए इन्होंने हमारे यहाँ लूटा वूटा और ये चले गए। तो पब्लिक को ये नहीं कि ये क्रांतिकारी हैं, अरे ये तो उन्होंने हमारे यहाँ लूटा था, तो उन्होंने उनके खिलाफ गवाही दे दी। तो एक जनरल छवि जो थी इनकी पब्लिक के दिमाग में, कोई एक से बहुत ज़्यादा वो थी कि रोमांटिसाइज थी, ऐसा नहीं, गौरवपूर्ण नहीं थी। यस वो नहीं थी। और जब बम गिरा तो भी मिक्स्ड रिएक्शंस था। ऐसे मोतीलाल नेहरू को मालूम था कि इन लोगों ने किया है, तो उनको पता था कि हमारे ही लड़के हैं और ये कर रहे हैं ये। हाँ, लेकिन जब लेजिस्लेटिव असेंबली में बातचीत हुई तो कोई इनको इनकी तारीफ़ कर रहा है ऐसा नहीं है। सब बोल रहे हैं हाँ हाँ बहुत करेजियस हैं और ये वो, पर कोई तारीफ़ मिल रही है ऐसा नहीं है। वो तो जब ट्रायल शुरू होता है और ट्रायल की रिपोर्टेज 2 ढाई 3 साल चलती है, उसके साथ साथ जो इनकी पब्लिक इमेज है वो चेंज होने लगती है। तो इनका ट्रायल के शुरू में इनको कहा जा रहा है सरफिरे हैं, पागल हैं, अधीर हैं, समय के पहले ये आज़ादी की मांग कर रहे हैं और आज़ादी के काम को बिगाड़ रहे हैं। और फिर 2.5 साल बाद इनके लिए जो एक ट्रिब्यून में एक फ्रेज़ इस्तेमाल हो रहा है, इनको बोला जा रहा है नोबल एसेटिक्स, क्या त्यागी लोग हैं, भारत माता के सपूत हैं। तो वो भाषा ही परिवर्तित हो जाती है। एंड उसमें ट्रायल का बहुत बड़ा योगदान है, मतलब इन क्रांतिकारी का, कि ट्रायल में जो हुआ तो ये इस तरह से पब्लिक छवि बदली। और फिर मैंने आपको बताया ऐसे वो जो छवि है वो बनी रहती है, लेकिन एक फोक हीरोज़ की तरह, और कईयों की छवि ख़त्म भी हो जाती है। मैनी पीपल डिडंट वांट टू बी रिमेंबर्ड उस तरह से जिस तरह से भगत सिंह को याद रखा गया। कई लोगों की ना तो याद रखा गया, कई लोगों की इच्छा भी नहीं थी। तो बहुत सारे अनसंग हीरोज़ भी हैं। हाँ, एंड उनकी कोई डिज़ायर भी नहीं थी उस तरह की हमें याद रखा जाए। तो ये 1970 में फिर वो शुरू होता है नए किस्म से, वो जो अभिलेखागार बनता है, तो एक नई छवि तब क्रिएट होती है। हाँ, और उसी टाइम में, सॉरी आप बोलिए। नहीं आप नहीं, तो उसी समय में जैसे इनके कई समारोह शुरू होते हैं और पब्लिक एक, क्योंकि उस समय नक्सलिज्म आ गया है, नक्सलाइट मूवमेंट है, बहुत सारा स्टेट के खिलाफ ये उग्रवादी रेजिस्टेंस है। तो एक आप देखेंगे उस समय में ये अमर चित्र कथा भी बनने लगी। तो उनमें भी एक ये कहानी गढ़ी जाने लगी क्रांतिकारियों के बारे में कि देखो इन सपूतों को देखो जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया देश के लिए, और आप लोग आज का जो यूथ है आप मारकाट कर रहे हो। सो दे वर बीइंग हेल्ड अप एज एन एग्जाम्पल। तो वो रिकन्स्ट्रक्शन होता है छवि का पब्लिक इमेज में, और वो चलता जाता है आज भी। फिर 9/11 के बाद दोबारा ये रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं हम लोग, इतिहासकार जो लिख रहे हैं नए सिरे से लिख रहे हैं। आपने इस जो सार्वजनिक छवि है उसके बारे में बतलाया है, और क्रांतिकारी समूह की जो अपनी भीतरी अब डायनेमिक्स कह लीजिए जो उसकी गति की है, उस पर भी आपने ध्यान दिया। तो आपने ठीक ही कहा कि हम तो देखते हैं उसको जो तथाकथित एक्शन करता है, जिसने बम फेंका, जिसने गोली चलाई, जिसने ट्रेन लूटी या ट्रेन में बम रखा, लेकिन उसके पीछे एक पूरा दल है जो क्लास में बैठा हुआ है, कहीं अखबार पढ़ रहा है, एक साइकिल लेके खड़ा है। तो ये जो बाकी लोग हैं उनका और जो दिखलाई पड़ने वाले लोग हैं उनके बीच की डायनेमिक्स क्या है, आपने उसको देखा? हाँ, वो इंटरेस्टिंग है। हाँ। तो कई बार मैं कहूँगी प्रेम, सबके आपस में काफ़ी प्रेम है, हाँ, और दोस्ती है। और देखिए ये दल जो है ना HSRA बहुत लंबा नहीं चलता है ये। तो ये जो प्रेम और दोस्ती है उसकी इतनी ज़्यादा टेस्टिंग भी नहीं होती है। अगर वो बहुत लंबा चलता तो आपसी फूट हो सकती थी। हाँ, जैसे कांग्रेस पार्टी चली, हाँ, तो फैक्शंस बन जाते हैं, अलग अलग उसी में दल बन जाते हैं और उसी में आपस में भी वो सब शुरू हो जाता है। वो नहीं हुआ, लेकिन अनुशीलन बंगाल के क्रांतिकारी दलों में ये हुआ क्योंकि वो लंबे चले। आपस में मतभेद, आपस में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उस पर अलग सोच, और फिर वो विघटित हो गए, अलग अलग हो गए, अपने अपने दल बना लिए, ये सब हुआ। इनका ये नहीं हुआ क्योंकि ये छोटे कम समय के लिए थे। और कुल कितनी अवधि तक ये रहा? देखिए 28 में बना और 29 में तो पकड़े गए ये लोग सारे। अप्रैल 29 में, जून जुलाई में काफ़ी सारे लोग पकड़े गए, और 1931 तक 31 तक कई लोग
या तो मर गए या सूली पे चढ़ा दिए गए, क्या जेल में? हाँ जेल में थे, और जो कुछ घूमते रहे फिर वो दोबारा उस तरह से संगठित नहीं हो पाए। यानी 3-4 साल। हाँ, और अधिकतम। 3-6 साल भी अंदर जेल में या भगौड़ों की तरह। और फिर आप हमें ये भी बताएं कि ये जो 2 नाम थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी और हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन, और इसमें सोशलिस्ट शब्द लेकिन उसके पहले हम उस डायनेमिक्स की बात कर रहे थे। हाँ, तो उसमें ये था कि देखिए बाहर से जो छवि है ना, जैसे हम एक रोमांटिक छवि है, दूसरा एक छवि है कि ये लोग सब सहमत थे एक दूसरे से, हाँ होमोजेनस ग्रुप था, सब एक जैसे थे, पर ऐसा नहीं है। तो एक लोकल नाई, एक लोकल पहलवान, एक चाय वाला और एक कॉलेज का छात्र और एक लोकल डाकू, ये भी दल के हिस्से थे, हाँ, और एक आदमी जिसको ताला तोड़ना आता है वो भी। तो मैं आपको एक जस्ट आइडिया दे रही हूँ कि कैसे दल में कितने अलग अलग प्रकार के लोग थे। दे वर ऑल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। जो लाहौर का जो क्रांतिकारी था या कानपुर का था, ये लोग कई कॉलेज के लड़के थे, तो उनमें थोड़ी सी एकरूपता थी कि भाई पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, एक तरह से वो मूवमेंट में पढ़ने वाले लोग हैं। वो बहुत सारे लोग ऐसे नहीं थे, पहलवान थे। अब चंद्रशेखर आज़ाद थे, वो तो मिल वर्कर थे, बॉम्बे डॉकयार्ड पे काम करते थे। फिर सुना कि खाना भरपेट मिलेगा अगर हम विद्यापीठ चले जाएं बनारस, तो ट्रेन में बैठे वहाँ चले गए, विद्यापीठ में पढ़ते थे वो। तो धीरे धीरे मोबिलाइज हो गए, एक दो कुछ पढ़ा, कुछ लोगों के सानिध्य में आए, मोबिलाइज हो गए। तो इस तरह के कई लोग जुड़े हुए थे। तो एक तो ये याद रखना का जो दल है वो आंतरिक रूप से उसमें भिन्नता है, अलग अलग किस्म के लोग आ रहे हैं, और हमें लगता है कि सिर्फ एक आइडियोलॉजी, सिद्धांत उन्हें जोड़ा हुआ है, हाँ? पर मैं ये नहीं कहूँगी कि सिद्धांत उन्हें जोड़ता था। मुझे लगता है पहला तो है प्रेम जोड़ता था उन्हें, अफेक्शन फॉर ईच अदर, एंड दूसरा था स्वराज की कल्पना थी, आज़ादी का जो सपना था वो जोड़ता था। और उनको ये तय था कि भाई हाँ, हम लोग गांधी से अलग हैं, गांधी का जो वो है, हमें स्वतंत्रता। तो एक सेल्फ परसेप्शन था, एक स्व की छवि थी कि हमें ऐसे करना है, वो चीज़ इन्हें जोड़ती थी। पर सिर्फ भाई सब ने मार्क्स पढ़ा हो, सब ने बाकुनिन पढ़ा हो, सब ने ये था, ये नहीं था। तो और अभी उनसे हाँ, उम्मीद करना भी गलत है। इस पर हम लोग बात कर चुके हैं कि हाँ, वे 17, 18, 19 साल के नौजवान ही हैं, तो हाँ, उनसे ये उम्मीद करना कि उन्होंने मार्क्स पढ़ लिया होगा, हाँ, लेनिन को पढ़ लिया होगा, हाँ, क्योंकि लेनिन तो अभी बहुत करीब थे उनके। हाँ। और ये जो पढ़ रहे थे, इनको एक्सेस मिल रहा था ये सोशलिस्ट लिटरेचर का। तो कानपुर में एक बहुत इंटरेस्टिंग आदमी था, राधा मोहन गोकुल करके, गोकुल। हाँ, वो गणेश शंकर विद्यार्थी के एसोसिएट थे, और उनको मदन मोहन मालवीय के भी, हाँ, हाँ, और उनको भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के शुरुआत करने की भी भूमिका है। एग्जैक्टली। तो किसान सभाओं से जुड़े हुए थे, मजदूर आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, आरएसएस में भी जा रहे थे, शुद्धि भी कर रहे थे एक समय पर, आर्य समाजी भी थे। लेकिन वो बहुत सारे छोटे छोटे गुटके जैसे छोटे छोटे पैम्फलेट्स बना रहे थे मार्क्सवाद पर, साम्यवाद क्या है, ईश्वर एवं साम्यवाद और इस तरह के। तो इन सब का एक संग्रह बनाया है वो कारमेंदु शेषर ने, तो वो अनामिका प्रकाशन ने छापे हैं। तो ये, और उसमें भी मतलब, और कहना ये है कि उनके द्वारा ये उनके लिखी हुई चीज़ें पढ़ के ये लोग मोबिलाइज हो रहे थे। और एक जगह कारमेंदु शेषर का कहना ये है कि ये जो सोशलिस्ट शब्द है, ये राधा मोहन गोकुल ने सजेस्ट किया था इन्हें, हाँ। अब इसकी पुष्टि मतलब उन्हीं के उसमें है, मेरे पास और कोई इसका स्रोत नहीं है। और जब ये लोग फिरोजा कोटला में मिलते हैं, ये पार्टी बनाते हैं, आई थिंक सितंबर 1928 के करीब, तो वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद नहीं थे उस मीटिंग में, और भगत सिंह ने प्रपोज़ किया कि हमें HRA में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में S ऐड कर देना चाहिए। क्योंकि उन्होंने प्रपोज़ किया, सब ने हाँ कर लिया। बाद में जब चंद्रशेखर आज़ाद को पता चला तो थोड़े चौंके, फिर उन्होंने कहा अरे ठीक है, रंजीत ने कहा होगा तो ठीक ही है, उसका पार्टी नेम रंजीत था, तो वो मान गए। पर उनको ही लगा कि भैया बिस्मिल और वो बना के गए हैं अशफाक और वो शशिनाथ सान्याल, वो उनके गिरोह में, उनके गुट में पहले थे, तो उनको लगा ये थोड़ा, पर क्योंकि भगत सिंह ने कहा है ठीक ही होगा, तो इस तरह से सोशलिस्ट ऐड हुआ उनके।
तो एक तो ये था, लेकिन दूसरा जैसा आपने कहा कि मोतीलाल नेहरू को पता था कि बम चलाने वाले अपने ही लड़के हैं। जो लोकप्रिय चर्चा होती है, उस लोकप्रिय चर्चा में रखा जाता है क्रांतिकारी बनाम कांग्रेसी, हाँ, या गांधी बनाम बलराज। क्रांतिकारी बरक्स गांधी बरक्स बलराज, या जो भी। तो ये बरक्स का रिश्ता था या ये कुछ और पेचीदा था? वो भी था और ये भी था। हाँ, मैं वही जानना हाँ चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि एक तो ये है कि सवाल कहाँ से आ रहा है ना, ये सवाल हमारे वर्तमान से आ रहा है। बिल्कुल। है ना, ये और हम सब इतिहासकारों का ही रहता है, सवाल हमारे वर्तमान से ही आते हैं, यहाँ से उठते हैं और फिर उनको हम खोजते हुए वहाँ पहुँचते हैं, और कई बार हमारे सवाल फिर इतिहास उसका जवाब नहीं दे पाता। तो ये बात भी जैसे हमें इतिहासकारों को ध्यान में रखनी पड़ती है कि मेरा जो सवाल है वो आज का है। तो ये जो सवाल है उस दौर का है, आज के वर्तमान का, जहाँ बिल्कुल वाटर टाइट सिद्धांतिक ग्रुप्स हैं, ये लेफ़्ट है और ये लेफ़्ट है और ये राइट है और ये राइट है। हाँ, एक आदमी दोनों चीज़ को एम्बॉडी करता है, ऐसा हम लोग का व्यू नहीं है आज के टाइम में। हाँ, और पिछले 10 साल में भी हम लोग को ये लगता है कि बहुत पोलराइज हो गए हैं और ये सब। लेकिन आप 1920 के दौर को अगर देखेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ हमें थोड़ी अलग किस्म की मिलती है। वहाँ पे आइडियोलॉजिकल कंपार्टमेंटलाइजेशन इतना सैद्धांतिक, इतना कड़ा विघटन उस तरह का नहीं है इस समय में। तो मोतीलाल नेहरू ही अकेले वो नहीं थे, कई लोग क्रांतिकारियों को, इन लोगों को पैसे दिया करते थे, हेल्प कर देते, अरे हमारे लड़के इनको दे दो पैसा थोड़ा, ये है वो करके, ये वाला वो था। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी सत्यभक्त का, आप जानते हैं, आप बताइए अपने नहीं, आप बताइए। आप सत्यभक्त को किस रूप में जानते हैं? नहीं, बहुत नहीं पढ़ा है मैंने सत्यव्रत के बारे में। कम्युनिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए हैं ना, इतना तो जानते होंगे। तो अभी एक इतिहासकार हैं चारू गुप्ता, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा सत्यभक्त पे। तो अब सत्यभक्त पे जो लिखा गया है वो उनके अंग्रेज़ी की जो लेखनी है उसको पढ़कर फिर लिखा गया। उन्होंने उनका जो हिंदी में लिखा हुआ है वो एनालाइज किया और अपने आर्टिकल का नाम दिया है द हिंदू कम्युनिस्ट। सो ये कंपार्टमेंटलाइजेशन था, उस तरह का नहीं था पहले। जैसे मैंने आपको उनके बारे में बताया, ये जो हैं राधा मोहन गोकुल, कि भाई वो शुद्धि में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो कर रहे थे, फिर वो सब छोड़ दिया उन्होंने, फिर आगे वो कम्युनिस्ट और मजदूर किसान सभा इनकी तरफ थोड़े हो गए। पर ऐसा नहीं था कि वो दोनों तरफ नहीं जा रहे थे लोग, इतना कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं था। तो और वो आपको चंद्रशेखर पे आज़ाद को देखेंगे आप तो भी आपको ये दिखाई देगा। हाँ, नहीं, वो तो ठीक है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं था, और ये उस समय के कई व्यक्तित्वों में दिखलाई पड़ता है, और इसलिए अभी की जो श्रेणियाँ हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं, संप्रदायवादी या हिंदुत्ववादी या राष्ट्रवादी, वे ठीक किसी पे चस्पा नहीं होती। मैं राष्ट्रीय की भी किताब पढ़ रहा था जो उन्होंने अपने दादाजी पर लिखी है, कॉम्पिटिटिव नेशनलिज्म। तो उसमें भी ये बात बहुत साफ जाहिर है कि ये अन्याय हो जाएगा अगर हम या लाला लाजपत राय को ही आप देख लें। तो लाला लाजपत राय के बारे में हम जितना स्पष्ट रूप से कहेंगे कि वे संप्रदायवादी थे, लेकिन वो काफ़ी पेचीदा शख्सियत के तौर पे उभर कर आता है। सिर्फ ये कह देने से उनकी पूरी रियलिटी आपको दिखाई दे रही है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। बहुत कुछ है जो रह जाता है उस आदमी का। और ख़ुद इन क्रांतिकारियों का भी, क्योंकि इनके बारे में हम ये सोचना चाहते हैं कि ये समाजवादी हैं। भगत सिंह के बारे में हम ये सोचना चाहते हैं कि वे संप्रदायवाद विरोधी हैं, और उनकी बहुत स्पष्ट एक समझ है सांप्रदायिकता को लेकर। लेकिन अगर ध्यान से हम इनको देखेंगे तो फिर उसमें काफ़ी संकट पैदा हो जाता है। ज़्यादा ध्यान से ना देखने से, नहीं देखते हैं तब तक आप ही तभी उनको रोमांटिक बना सकते हैं। हाँ, रोमांटिसिज्म थ्राइव्स ऑन दैट ना। लेकिन फिर उससे पूरी समझ नहीं बनती है, क्योंकि ठीक है आप रोमांटिक बनाते हैं, लेकिन ये हो क्या रहा था उस दौर में, चीज़ें घटित कैसे हो रही थी, इसके बारे में हमारी समझ नहीं बनती है। और हम अभी जो करना चाहते हैं उसको वैध ठहराना चाहते हैं उनके ज़रिए। बिल्कुल सही, यानी भगत सिंह को हम लेकर आते हैं, हम जो अभी कर रहे हैं उसको वैध ठहराने के लिए, और फिर भगत सिंह में अगर कहीं हमें समस्या दिखलाई पड़ती है तो उस हिस्से को हम वेज ठहराने के लिए तो उसको बिल्कुल प्योर बनाना पड़ेगा ना, प्योर वेज। बिल्कुल ये मिक्स तो चलेगा नहीं। तो वही मैं कह रही हूँ कि हमारे प्रश्न वर्तमान के हैं, हमारे आवश्यकताएँ, राजनीतिक आवश्यकताएँ वर्तमान की हैं। उसके लिए हम इतिहास में जाते हैं, एक आदमी जो हमें सबसे बढ़िया चमकता हुआ लगता है उसको ले आते हैं,
और वही जितने भी आप अभी प्रोटेस्ट मूवमेंट देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई एक आइकॉनिक फिगर होंगे, एंड वो आइकॉनिक फिगर्स बिल्कुल प्योरिटी के साथ, बिल्कुल वो पहले लोग गणेश और वो सब लगाते थे, अभी वो लगाते हैं हम लोग। तो ऑब्वियसली अगर वो हमें करना है तो इतिहास में बहुत ज़्यादा जाके आप खंगाल के देखेंगे नहीं, बहुत गहरे उतरेंगे नहीं। और मुझे लगता है वो शायद सिर्फ काम हम इतिहासकारों का रह जाता है कि इस मुकदमे की कहानी कहते समय और इनके बारे में बात करते समय आपने, और ये आपके मुखपृष्ठ पर भी है, शहादत और धोखा, बिट्रेयल, ये दो शब्द आप सामने हैं, और ये हर क्रांतिकारी समूह में ये दोनों चीज़ें दिखलाई पड़ेंगी। मैं सिंहावलोकन पढ़ रहा था और सिंहावलोकन में यशपाल ने एक बात लिखी है जो विडंबना है क्रांतिकारी समूहों की, कि जनता का विश्वास उस पर बहुत कम देर रह पाता है, क्योंकि वह देखती है कि इनमें ज़्यादातर हैं जो गवाही दे रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, और फिर आपको यकीन हासिल करना पड़ता है। तो यह जो मैं ख़ास कर जानना चाहता हूँ कि शहादत और धोखे के बीच में कितना फ़ासला है, और किसको आप कहेंगे कि इसने धोखा दे दिया इसलिए क्रांतिकारी विरोधी है? तो हम लोग मैंने थोड़ा सा पहले ये कहा था कि जो गुट है, जो समूह है, जो आपका दल है, उसको जोड़ने के लिए गोंद का काम क्या करता है? एक दूसरे से रिश्ता आप कह रहे हैं? सिद्धांत नहीं है सर। हाँ बिल्कुल। हाँ, विचारों से हम जुड़े होते हैं, पर वो जो आपसी उन लोगों का मेल था, अब उनमें से एक मैं उदाहरण ले रही हूँ, एक लड़का था जय गोपाल। उसका ये काम था कि जहाँ पर भी अंडरग्राउंड ये भूमिगत होते थे, जिन भी घरों में रहते थे, वहाँ पर ये नौकर की भूमिका निभाता था। और कई बार ये भी होता था कि आपस में पड़ोसी है कोई, वो नौकर मांग के ले गया कि हमारे ज़रा बर्तन कर दो, तो बेचारा जाके उनके भी बर्तन करके आता था यहाँ पे इनकी रोटियां बनाना, इनके कपड़े धोने, तो पूरा नाटक रचने के लिए। लेकिन वो आदमी बना हुआ था नौकर। हाँ, तो लेकिन किसी के नौकर बने रहने में और ये सब होने में, तो मैं रात को भले ही सब एक ही चारपाई पे सो रहे हो, लेकिन ज़माने का फर्क तो पड़ता है। हाँ, वो तो काम तो वो कर ही रहा है ना सारा। तो जो दल है उसकी गोंद था उनका आपसी रिश्ता, आपसी प्रेम और एक दूसरे में विश्वास। लेकिन इसी का फ्लिप साइड है धोखे का डर होना, और वो निरंतर बना रहता था। तो किसी भी, अगर आपने एक मूवी है जो मैं रेकमेंड करूँगी, ये फिल्म बैटल ऑफ एल्जियर्स, हाँ, वो अल्जीरिया पे बनी हुई है। तो उसमें वो जो मिलिट्री जनरल है जिसको बुलाया गया है ये जितने भी क्रांतिकारी इनके समूहों को ब्रेकअप करने के लिए, वो एक बोर्ड पर उनकी रणनीति समझाता है, जो कि मुझे लगा था बिल्कुल सटीक है। वो बोलता है जो सेल्स है ना, इस सेल्स में एक आदमी 3 आदमी से ज़्यादा को नहीं जानता, या मैक्सिमम 5 आदमी को, क्योंकि एक पकड़ा गया तो उसके साथ मैक्सिमम 2 जाएंगे। सब एक दूसरे को नहीं जानते हैं, अगर जानते भी हैं तो वो पार्टी नेम से जानते हैं। तो जब पुलिस इनको धरती थी तो उसमें पहले पार्टी नेम किसका क्या है जानना चाहते थे। तो जैसे एक बिहारी क्रांतिकारी था फणींद्रनाथ घोष, तो जब उसको पकड़ा गया तो उससे भगत सिंह का पार्टी नाम पूछा गया, तो उसने बताया प्रताप, जबकि उसका पार्टी नाम था रंजीत, क्योंकि वो भगत सिंह से इतना मिला ही नहीं था, उसको पता नहीं था, तो उसने इन्फॉर्मेशन गलत फीड करी। तो वापस जाती हूँ, मैं जो बात कह रही थी कि जो गुट है उसको जोड़ने का काम करता था आपसी रिश्ता, प्रेम का संबंध। लेकिन उस प्रेम के संबंध में ये भय लगा रहता था कि कोई हमें कब दगा दे दे, और इसका ये निरंतर था। तो ये एक समझ लीजिए एक तरह का डायलेक्टिक्स था, ये निरंतर चलता था, फ्रेंडशिप एंड बिट्रेयल, फ्रेंडशिप एंड बिट्रेयल। एंड जब भी इस तरह का ट्रायल होता था, पुलिस पकड़ लेती थी, तो बिट्रेयल का पड़ला भारी हो जाता था। और वो प्ले में था, क्योंकि फिर सब अपनी जान बचा रहे हैं, सब देख रहे हैं आपस में, किसने कौन मुखबिरी करेगा, कौन सरकारी गवाह बनेगा, क्या हो रहा है, तो एवरीबडी इज़ वॉचिंग। और फिर उसमें कई लोग ढह जाते थे। हाँ, एक तो ये है कि ढह जाना, लेकिन दूसरा है उस दौरान समझ का भी बदलना, और यह सोचना कि हम जो कर रहे थे शायद वो गलत था। ऐसा कोई आपके दिमाग में कौन आया जब आपने सवाल पूछा है? नहीं, ये आपकी किताब से उभरा हुआ सवाल है कि उस दौरान जैसे मुकदमा चल रहा है 1 साल 2 साल, और आप खुद सोच रहे हैं आपने जो किया हुआ है उस पर
नतीजा क्या हो रहा है? देखिए, चारों ये तरफ जो क्या? आप सवाल पूछ रहे हैं ना, इससे मुझे एक कैरेक्टर, एक जो हमारा वो कैरेक्टर नहीं, एक क्रांतिकारी है जो मुझे ध्यान में, वो सुखदेव। सुखदेव की बात है। हाँ, तो और ये मेरा एक, आई थिंक इसके कारण इस किताब को लिखने में मुझे बहुत समय लगा, हम्म, क्योंकि मुझे, मैं समझ सकता हूँ। सुखदेव का पूरा चरित्र इसमें सबसे ज़्यादा जटिल चरित्र है। और मुझे आश्चर्य होता है कि जितने भी लोग रिव्यूज़ लिख रहे हैं या फीडबैक दे रहे हैं, उन्होंने मुझसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा है, क्योंकि इसके कारण कई साल तक किताब अटक गई थी। मैं लिखे कैसे इसको? तो इसके मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे लेखन के प्रक्रिया के बारे में थोड़ा, फिर मैं उस इतिहासकार के बारे में आपको बता दूँ। तो मैंने आपको बताया था कि मुझे हंसराज वोरा नाम के एक HSRA के मेंबर, जो सिर्फ 17 साल का था उस टाइम पर, उसके मुझे लेटर्स मिले, है ना, उसके पत्र। अब ये पत्र उसने किसको लिखे थे? 1980 के दशक में उसने ये पत्र सुखदेव के भाई हम्म, को लिखे थे, क्योंकि सुखदेव का भाई सुखदेव पर एक किताब लिख रहा था, मथुरादास थापड़ उसका नाम था, और उसने लोगों से चिट्ठियाँ भेज कर उनसे उनके विमर्श, उनकी सोच, उस समय क्या हुआ है, ये सब मंगा रहा था। उसने ढूंढा, और इस हंसराज वोरा उस समय अमेरिका में रहता था, तो उसको पत्र लिखा कि भाई क्या हुआ था उस समय में, क्यों किया आपने ये? उसने तो उसको लगा कि ये सवाल जवाब करेगा, तो उसने बोला मैं कुछ भी आपको बताऊं उससे पहले आपको ये बात माननी पड़ेगी कि मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात है, और आपकी जो भी बात हो आपके मन में। तो उसके, और वही मेरा एक मोमेंट था जहाँ मेरा रिसर्च शुरू हुआ, और उसके कारण बहुत साल रुका भी रहा। उस अपने पत्र में वो कहता है, आई वॉज नॉट बिट्रेड, आई डिड नॉट बिट्रे, आई वॉज बिट्रेड। हाँ, एंड उसमें वो एक्यूजेशन लगाते हैं, इस पर लांछन लगाते हैं सुखदेव पर, कि सुखदेव ने सब कुछ पुलिस को बता दिया, पहले ही बता दिया। तो मैंने कहा देखो, करेला और नीम चढ़ा, ये तो गलती करी इसने। और ऊपर से ये तो मेरा भी उस समय फ्रेमवर्क बिल्कुल वो नेशनलिस्टिक फ्रेमवर्क था कि नहीं, ये गलत ही कह रहा होगा, कि देखो अपनी गलती को छुपाने के लिए सुखदेव पर वो, ये तो हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो मैंने फिर मैं रिसर्च करती रही इस पर, फिर एकदम मैंने कामा को ईमेल भेजा, कामा मैकलीन को, क्योंकि वो इस पर ऑलरेडी काफ़ी काम कर चुकी थी। तो कामा सेड, अपर्णा अनफॉर्चुनेटली इट्स ट्रू। अच्छा, उसमें मेरा रिएक्शन आया, मैं कामा ऑस्ट्रेलियन है, इनको थोड़ा हमारा दर्द समझ में आ रहा है तो ये नहीं हो सकता। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि बताइए, अगर तो उसने गवाही दी तो वो कहाँ है, वेयर इज़ द स्टेटमेंट? हाँ, गवाही पत्र है कहाँ? तो उन्होंने बोला होगा, हो सकता है ना भी हो। तो वहाँ से फिर मैं पूछते पूछते, लोगों ने बोला भैया केस तो लाहौर में था, तो वहाँ की किसी पुलिस चौकी में होगा, या वहाँ के किसी अभिलेखागार में होगा, कहीं तो होगा। तो फिर वहाँ से मैं पहुँची लाहौर, और लाहौर में मैंने कहाँ नहीं छाना होगा, और एक हताशा मुझे लगने लगी, क्योंकि मुझे कहीं था कि मुझे प्रूव करना है कि सुखदेव ने नहीं किया है, ये सच नहीं है। एंड आई थिंक वहाँ जाकर मुझे लगा कि मेरे अंदर कितना ज़्यादा एक किस्म का राष्ट्रवाद भरा हुआ था, और एक किस्म की सोच मेरी थी इस पूरे रिसर्च को लेके। मैं खाली हाथ लौटी, नहीं मिला मुझे, बाकी दस्तावेज़ ट्रायल के मिले, लेकिन मुझे वो नहीं, कहीं नहीं था वो। एंड फिर वो रुक गया रिसर्च, क्योंकि मैं तो पूरा रिसर्च ही इस चीज़ को बना लिया था मैंने। और तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली वो माफ़ीनामा या वो गवाही अगर मिल भी जाए तो पुलिस तो अपनी तैयार करती थी, मिल भी जाए मुझे क्या पता कि वो किसकी भाषा है और सुखदेव की है कि नहीं। तो उस समय एक दो किताबें मैंने हिस्ट्री की पढ़ी, तो एक किताब है फिक्शन इन द आर्काइव, अभिलेखागार में कहानियाँ। तो कई उसमें था कि भाई लोग लिखते हैं, पिटिशन करते थे 16वीं सदी के फ्रांस में, तो पिटिशन जब राजा को करते हैं तो उसमें अतिशयोक्ति होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी जब से ज़्यादा काल्पनिक होगी पिटिशन उसको बरी कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो आर्काइव में अगर पिटिशन मिल रही है उसको आपने फेस वैल्यू पे ले लिया तो आप एक किस्म का इतिहास लिखेंगे, उसको एनालिटिकल आपने रखा तो रियलाइज़ होगा कि अतिशयोक्ति है। तो वही मुझे लगा अगर ये मिल भी जाती है तो हो सकता है अतिशयोक्ति है, उसको मैं बनाऊँगी कैसे। तो मैंने वो सर्च छोड़ दी, लेकिन आई फाउंड उस समय में मुझे बहुत सारा एंसिलरी एविडेंस मिला कि जो 3 मूर्ति में जो बहुत सारी ओरल हिस्ट्री ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उसमें कई लोगों ने ये बात कही हुई थी। तो फिर मैंने अपने आप को मैंने कहा नहीं, अच्छा यहाँ पे मेरा पहले मुझे अपना अंदर जो है वो क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। फिर मैंने उस पर मटेरियल कलेक्ट करके बनाना शुरू किया कि और उसमें ये था कि हंसराज और सुखदेव का आपसी रिश्ता,
वो था जो ये पूरा इस कहानी के उसमें बीच में था, और वो कहीं फ्रैक्चर हो गया था। तो हंसराज फिर ने उसने गवाही दे दी। आपका सवाल था, मुझे याद है, मुझे आपके सवाल का जवाब देना है कि किसी का सोच बदलती है क्या। अब सवाल हम मेरे लिए एज ए हिस्टोरियन था कि क्यों किया सुखदेव ने ऐसा, ये स्ट्रेटजी के तहत किया या हंसराज के अनुसार वो दिवाली के बम की तरह फट गए। हाँ, ज़ोर पड़ा और उनको एक मोमेंट में वो उनसे ये हो गया। तो क्या है सही? तो आई थिंक इस रिसर्च को करते करते मेरा थोड़ा सा जो सत्य है, जो ट्रूथ है, हिस्टोरिकल ट्रूथ, उस पर कैसे पहुंचा जाए वो भी थोड़ा हिल गया, बिकॉज क्लैरिटी नहीं है, हर आदमी अपना वो दे रहा है। लेकिन हमें जो एविडेंस मिलता है वो ये है कि सुखदेव ने गवाही दी। इनफैक्ट कई जो इनके जो अंडरग्राउंड अड्डे थे जो इन्होंने छोड़ दिए थे, वहाँ तक भी ले गए। लोगों का मानना ये था कि मुखबिरों तक पहुँचने के लिए और उनको मारने के लिए उन्होंने गवाही देनी शुरू करी। जैसे पुलिस उन्हें मुखबिरों के साथ ही जेल में रखे तो वो उनको मार देंगे। लेकिन फिर हमें एविडेंस ये भी मिलता है कि आखिर तक सुखदेव का अपने ही एक्शंस पे, अपने ही जो उन्होंने उनके जो था उसके बारे में पुनर्विचार उनका हो गया था और उनको रियलाइज़ हो गया था कि काफ़ी डैमेज हुआ उन्होंने जो किया। उन्होंने भले ही वो भले के लिए किया हो या उनकी जो भी विचारधारा रही हो उस समय में, लेकिन संस्था को, उनके गुट को बहुत डैमेज हुआ क्योंकि कई लोगों का मनोबल उस चीज़ से टूटा। और फिर उनका ये था कि मतलब भगत सिंह वगैरह इन सब में भी आपस में ये बात होती रही कि कई लोगों ने उसको बोला कि भैया मना करिए, वो बोले जा रहे हैं, पुलिस को सारे इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं, आप मना करिए। तो फिर उन्होंने रियलाइज़ हुआ उन्हें कि नहीं करना चाहिए था मुझे। लेकिन ये कहे कि शहादत हो गई तो भगत सिंह ने भी कहा शहादत ये सूली पे चढ़ जाएगा तो इसका ये सारा वॉश आउट हो जाएगा। ये मुझे तो इससे ये जो पूरा शहादत वाला है ये बहुत दिलचस्प लगता है क्योंकि कामू का जो नाटक है जस्ट एसेसिन्स, हाँ उसमें भी कालेलेव यही कहता है कि अगर मैं जो कत्ल कर रहा हूँ, ये जो कत्ल किया जाता है वह है पाप, लेकिन वो धुल जाएगा शहादत से। हाँ तो जैसे ये हुआ धोखा, लेकिन आखिर वो शहीद हो जाएगा, तो शहादत से ये सारी चीज़ें धुल तो जाएंगी। सुखदेव को तो वो मिल गया, तो शहादत एक पवित्र स्नान की तरह समझ लीजिए, गंगा में डुबकी की तरह समझ लीजिए कि आपका जो पाप है या आपका जो गलत कर्म है वो धुल जाता है। पर वो हंसराज को हासिल नहीं हुआ। हंसराज को तो अपना पूरा जीवन बिताना पड़ा जैसे भी था उसी छाया में, बल्कि हाँ। एक तरह से हाँ। तो और वो यानी हंसराज दावा पेश नहीं कर पाया उस क्रांतिकारी जीवन पर जो हाँ। उन्होंने गुजारा था। हाँ हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं। उस पर ना तो दावा कर पाए, तो मैं उसमें कहती हूँ कि अपने आप को विटनेस नहीं कर पाए। अपनी जो एग्नी थी, अपना जो पेन था, उसको भी वो उसके साथ जीते रहे, लेकिन जो अच्छा हुआ लाइफ में उसको विटनेस नहीं कर पाए क्योंकि उसका जो वो जो चीज़ थी उनके बिल्कुल वो जहन पे पूरी हावी हो गई थी। जो गलत किया हुआ था, जो उनके हिसाब से भी गलत था, हमारे हिसाब से नहीं, वो उनके जीवन पर वो उसकी पूरा वो कवर्ड रहा उससे, श्राउड की तरह, कफन की तरह लपेटे रहा उनके जीवन को। लेकिन सुखदेव के साथ वो नहीं था। लेकिन मुझे लगता है सुखदेव की तो शहादत हुई हुआ, लेकिन उनके परिवार पर उसका असर हुआ क्योंकि 1980 के दशक में भी उनका भाई उनके ऊपर किताब लिखने की कोशिश कर रहा है, जिससे क्योंकि उनको लगा कि सुखदेव को अपना ड्यू नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है परछाई तो, लेकिन हाँ हम सब लोगों के दिमाग में, जो मैंने अपना प्रोसेस भी आपको बताया, हमारे दिमाग में तो वही छवि रही ना कि भाई बड़े क्रांतिकारी हैं, क्योंकि थे भी। और मतलब ये एपिसोड नहीं हुआ, ये तो हमें नहीं मालूम, तो मुझे किताब की रिसर्च करते हुए पता चला। हाँ, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। हाँ हाँ अभी भी। हाँ। और जो इस किताब को पढ़ेंगे, इसमें एक पूरा अध्याय आपका, और आप इस पर विचार करती हैं कि एक तो जीवन होता है इनका, और इनका जीवन जो बहुत कम दिनों का है। जैसे भगत सिंह का जीवन 23 साल का, किसी का 20 साल का, किसी का 18 साल का, लेकिन इनका उत्तर जीवन काफ़ी लंबा हुआ है, जिसे आप आफ्टर लाइफ कहते हैं। या और वो आफ्टर लाइफ या उत्तर जीवन ज़्यादा दिलचस्प है जो जीवन हुआ उससे। तो वह उत्तर जीवन कैसे बनता है? आप भगत सिंह के सिलसिले में इसका जिक्र करती हैं कि ये आफ्टर लाइफ कैसे बन रही है भगत सिंह की, कैसे बनाई जा रही है। और फिर आप ये भी कहती हैं कि
एक व्यक्ति की आफ्टर लाइफ है, भगत सिंह का जो पूरा जीवन बनता है, उसको एक संदर्भ भी रखा जा सकता है जिसमें आप बाकियों को देखें, क्योंकि बाकी का नहीं बनता। हाँ, और बाकी वो हो नहीं सकता ना, क्योंकि 2.5 साल वो पूरी जनता के मन मस्तिष्क पे छाए रहे। भगत सिंह, हाँ, मतलब 20 अखबार के जर्नलिस्ट रोज़ ट्रायल पे जाते हैं, उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हाँ, और आप मैनचेस्टर ट्रिब्यून और हिंदुस्तान टाइम्स काफ़ी क्लोजली देखा, तो वो एक कॉलम की न्यूज़ नहीं है एक कोने में, इट्स नॉट अ स्मॉल स्निपेट। हाँ, या तो हेडलाइंस हैं या पन्ना पलटिए तो पेज 2 जो है, जो आजकल हमारा वो बन गया है पेज 3 एंड पेज 2, जो पूरा पेज 2 है या आधा पेज 2 है और छोटा छोटा उसका प्रिंट है। पेज 9 पर, पेज 8 पर एडिटोरियल है, कितने ही तो एडिटोरियल जड़ दिए गए। हाँ, कितना तो लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट हो गया है, कितने तो लोग पटिशन हो गया कि द पब्लिक इज़ कम्प्लीटली मोबिलाइज। कितने भगत सिंह दैट डे हो रहा है और वो बीच में जतिन दास की मृत्यु हो जाती है, तो उसका मैंने वो दिया है कैसे उनका जो वो शव यात्रा है जेल से लेके स्टेशन तक, और फिर वो ट्रेन उत्तर भारत में अपना वो बनाते हुए लाहौर से कलकत्ता गई है, और फिर कलकत्ता में वहाँ से लेके शमशान तक। तो जब इलाहाबाद पे रुकती है तो नेहरू भी रात को 2 बजे ट्रेन में चढ़ के उनके पैर छूते हैं, एंड सब रो रहे हैं, पूरा देश। तो इट्स अ स्पेक्टिकल ऑफ अ काइंड जो कभी लोगों ने देखा नहीं था। लोग जो अर्थी पर जो फूल वो फेंकते थे, पैसे फेंकते हैं ना थोड़ा वो शुभ के लिए, जो पैसे गिरते हैं तो लोग वो इकट्ठे कर रहे थे कि इसका वो हम तावीज़ बनाएंगे अपने बच्चों के लिए। हाँ, छोटे छोटे वो जो पॉकेट में रखने के लिए उन लोगों के फ़ोटोज़ वगैरह, तो लोग जैसे पहले वो रखते हैं ना, भगवानों के रखते हैं, शिव जी का, गणेश जी का, ये सब होते नहीं है, भगवान राम का वो जो रखते हैं कैलेंडर छाप के, तो इन क्रांतिकारियों के वो छपे हुए थे जो लोग अपने पर्स में रखते थे तावीज़ की तरह। तो वो तो इनका स्टेटस बन गया था। तो आफ्टर लाइफ तो ग्रैंड होगा ही ना, क्यों नहीं होगा वो। लेकिन नज़र में तो एक आदमी है ना, तो ये है। तो मैं उसकी कहानी जानना चाहता हूँ कि जो भगत सिंह का उत्तर जीवन बनता है, उसकी राजनीति को आप कैसे देखती हैं, या उसके पीछे की समझ को आप कैसे देखती हैं, क्योंकि भगत सिंह का उत्तर जीवन एक नहीं है। हाँ, एक बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो उसके बहुत कई उत्तर जीवन हैं। हाँ, मुझे तो बहुत रोचक लगता है वो, कैसे वो समय के अनुसार, वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार, और वर्तमान में जो कैरेक्टर्स हैं, हिस्टोरिकल एक्टर्स हैं, उनकी ज़रूरत, उसकी जो राजनीति है उसकी आवश्यकता के अनुसार वो बदलता रहा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे इस पर काम है, तो लोगों ने जैसे भगत सिंह एज अ ब्राइड ग्रूम, भगत सिंह के नाम की घोड़ी, ये सब पंजाब में गाई जाती है, आपको तो पता होगा। तो जब से उनकी मृत्यु हुई तब उस समय में 1930s 31 32 में कई किताबें अलग अलग भाषाओं में आई, और लेकिन बहुत सारा लिटरेचर उस समय में जो शब्द इस्तेमाल करता है प्रोस्क्राइब, बैन हो गया, तो वो अब आर्काइव में ही मिलता है, उसका सर्कुलेशन लेकिन ज़रूर हुआ होगा। तो वो कहानी किस्सों का एक शहादत, भारत माता का सपूत करके, शहीद आज़म करके वो चला हमारा 70 तक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और एक फिल्म हिस्टोरियन है रविंदर सिंह, तो उसने बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया कि 1950s में फिर क्यूरेशन शुरू हुआ उनकी मेमोरी का, तो ये फिल्मों के द्वारा शुरू हुआ। तो कैसे इनके जो साथी थे उन्होंने फिल्मों की तैयारी, और कई लोग, कई प्रोड्यूसर्स ने फिल्में उस टाइम से ही बन रही हैं। हाँ, तो फिल्में बननी शुरू हुई, फिर वो जो मनोज कुमार की फिल्म जो हम सबसे ज़्यादा जानते हैं वो बनी। तो लेकिन उसमें जो था एक तरह का भगत सिंह था, वो भगत सिंह के इमेज, वो कम्युनिस्ट भगत सिंह या वो वैसा वाला भगत सिंह नहीं था, बलिदानी भगत सिंह। हाँ, अच्छा लड़का था, प्योर लड़का था, वो उस तरह का था, गाना लिखता था, गाना गाता था, उस तरह का था ना। फिर 1970s में जो मतलब इनके गांव में, और ये जो नेशनलिस्ट मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे, इन्होंने एक क्यूरेशन शुरू किया मेमोरी का, तो उसमें उन्होंने उसको थोड़ा सा सेपरेट किया, उससे अलग किया पहले जो इमेज थी। अब एक इमेज क्रिएट हुई रीडिंग राइटिंग रेवोल्यूशनरी की, जो पढ़ता है, क्रांतिकारी जो लिखता है, पढ़ता है, सोचता है, स्कॉलरली बेंट है जिसका, और अगर वो जी जाता तो वो कम्युनिस्ट बनता। हाँ, यानी आप एक कल्पना कर रहे हैं उसके। हाँ, लेकिन वो एक सत्य के रूप में लोग लेते हैं ना। फिर आप अब देखिए, अब जो एक उसका है कि सफ़ेद पग वाला, हाँ, कार के स्टिकर, मोमबत्ती पर, अगरबत्ती पर, सब जगह भगत सिंह। एक तो सफ़ेद पग वाला, एक फेल्ट हैट वाला, एक पीली, और सफ़ेद
को अब भगवा कर दिया गया कई जगह। हाँ, भगवा भी कर दिया गया, पीला भी कर दिया गया। हाँ, तो दोनों ही, हाँ। हाँ, तो अलग अलग किस्म का, एक बसंती है, एक भगवा है, एक सफ़ेद है, एक फेल्ट हैट वाला भगत सिंह है, एक है बिना वो जेल का जो एक फ़ोटो है बिना कुछ सफ़ेद। तो उस वो अप्रोप्रिएशन जो हमें जच रहा है उस आदमी का, हम वो ले रहे हैं। तो ये होता हिस्टोरिकल फिगर्स के साथ यही होता है। भगत सिंह की जो शहादत है, उसने उस चीज़ को एक लार्जर देन लाइफ, मैंने जो बोला, एक भगवान का भी एक वो दे दिया है ना, एक हमसे परे, आम इंसान से परे का एक वो दे दिया, और वो होना बहुत, उससे एक प्योरिटी हो गई। तो एक प्योर इमेज आज की जिसको भी ज़रूरत है वो जाके अपना प्योर इमेज ले आते हैं, उसको अपने रूप में डाल लेते हैं। मुझे चाहिए बसंती, तो मैंने उसका बसंती वो बना दिया। तो आफ्टर लाइफ में ये होता है, कौन ले रहा है, कौन इस इमेज को क्रिएट कर रहा है, वो अपने रूप में डालता है ना। भगवान की मूर्त भी तो हमारे रूप में है, तो वही फिनोमेनन है। जैसे राष्ट्रवादी मार्क्सवादियों की आपने बात की, तो भगत सिंह की एक छवि जो कम्युनिस्ट आंदोलन को वैध ठहराने के लिए बनाई गई, एक छवि जो अभी हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी आंदोलन को वैध ठहराने के लिए बनाई जाती है, और एक दिलचस्प संयोजन करने का प्रयास किया जा रहा है जो भगत सिंह और अम्बेडकर को लेकर है। हाँ, तो भगत सिंह अम्बेडकर छात्र मंच भी बनते हैं, विचार मंच भी बनते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने भगत सिंह और अम्बेडकर दोनों की तस्वीर अगल बगल टांगी है। तो मतलब उत्तर छवियाँ इस प्रकार खुद को वैध ठहराने के लिए भी कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही, जिसको जो चाहिए वो ले सकता है। इतिहास का तो ये है ही ना। मुझे आज इसका इतिहास अच्छा लग रहा है तो हमने वो ले लिया। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एक वाक़या बताती हूँ। ये जो JNU में कई बार हम लोग प्रोटेस्ट के लिए जाते थे, तो आप ABVP जो टेंट लगा के बैठे हुए हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं व्हाई एम एन एथिस्ट, और आप दूसरी तरफ जाएंगे तो वो हमारे SFI के कैंप में भी वो लोग वही पढ़ रहे होते थे। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता था कि दोनों तरफ पढ़ा जा रहा है वो, लेकिन उसमें से जो आप मीनिंग निकाल रहे हैं, मीनिंग मेकिंग कर रहे हैं, उसका जो अर्थ आपके लिए है वो आपके अपने संदर्भ में है। तो जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं हर्मेनेटिक्स ऑफ रीडिंग, कि आप जो रीड कर रहे हो टेक्स्ट का मीनिंग अपने आप में जो है वो आपके लिए वो नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। आप जो मीनिंग उसमें ढूंढ रहे हैं वो आप उसमें से निकाल लेते हैं। तो इतिहास भी ऐसे ही है, एक टेक्स्ट की तरह हम उसको इतिहास को देख सकते हैं। तो ये जो पूरा एक जिन क्रांतिकारियों की हम बात कर रहे हैं और जिनको हम आदर्श मानते हैं और जिनको हम पूर्ण व्यक्तित्व का दर्जा देते हैं, आपकी किताब देखते हुए लगता है कि और कोई पूर्ण तो कभी नहीं होता, हर कोई अधूरा ही रहता है, लेकिन इनका अधूरापन बहुत स्पष्ट है और इनकी अस्पष्टता भी बहुत स्पष्ट है कि अभी ये बने नहीं हैं। तो हम लोगों को शायद जब हम इनके बारे में बात कर रहे हों, तो आपकी किताब ये भी कहती है कि इन्हें इनके संदर्भ में रख के ही देखो और इन पर अपनी इच्छा लाद मत दो। मतलब आप 17-18 साल 22 साल आप सही कह रहे कंधे हैं, पर इतना बोझा मत डाल। आप सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे होता है ना, हिस्टोरियंस कई बार ज्योतिषी और वो उस सब का रोल भी ना, हमसे प्रेडिक्शंस मांगी जाती हैं, हमसे वो मांगा जाता है प्रेडिक्टिव साइंस समझ के। सो हिस्ट्री इज़ नॉट इवन अ डायडेक्टिक साइंस, क्योंकि उससे लोग कहते हैं कि भाई इतिहास से सबक सीखिए, या आप इतिहास में जो हुआ है वो रिपीट करेगा। ये सेंटेंस काफ़ी इस्तेमाल करा जाता है। तो इतिहास ना तो प्रेडिक्टिव साइंस है ना डायडेक्टिक साइंस है। ये सारे यंग लड़के थे, इनको इनके, आप सही कह रहे हैं, इनको इनके संदर्भ में देखिए, और वो हमारी ज़रूरत है, वर्तमान की ज़रूरत है। और वर्तमान इनको एक ग्लो के साथ, एक रोमांटिक ग्लो इनके ऊपर वो इनकी छवि एक बनाकर उनको ले लेता है। तो दे वर जस्ट यंग मैन इन द मेकिंग, हु इज़ टू नो, कौन जानता है कि वो कम्युनिस्ट बनता कि नहीं बनता। क्योंकि कुछ लोग बन गए इसलिए हम ऐसा, हाँ, और वो हो सकता था उसका रास्ता, पर होता है सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ नहीं कहीं चला जाता, क्योंकि इन लोगों का एक वो भी था। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद की जो बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन थी कि जब स्वतंत्र भारत में मैं क्या करूँगा, तो मैंने कहा हम तो हिमालय चले जाएंगे। और वो आनंद मठ में एक लड़की थी शांति, मतलब मेरी शांति की तरह पत्नी होगी और हम लोग सबका वो करेंगे, मैं एक तरफ से गोली चलाऊँगा, वो एक तरफ से गोली चलाएगी, सबका सामना करेंगे। तो या तो सदगति प्राप्त होगी या नहीं होता तो हम हिमालय चले जाएंगे।
सो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन ऑफ द नॉन रिटर्निंग रेवोल्यूशन। रिनाउंसिएशन का। या जो क्रांतिकारी देखिए, आप तो लिटरेचर के हीरो जो है उसको वापस आना होता है, हम्म, राइट? उसकी तो वापसी निहित है। अवश्य हाँ संभावी है, हाँ, वरना वो हीरो कैसे? एग्जैक्टली। तो गिलगामेश विल कम बैक, राइट? राम विल कम बैक, सो द हीरो हैज़ टू कम बैक, बट दीज आर हीरोज दैट वर डिटरमाइंड नॉट टू कम बैक। इन्होंने मृत्यु के साथ एक उनका पैक्ट था, करार था। हाँ, कॉवेनेंट था। तो वापस तो आना इनके लिए वो था ही नहीं, तो इनको तो मृत्यु से ये अमर हो गए थे, है ना, चिरायु उनको हासिल थी। तो जब वो उन्होंने डिसाइड कर लिया है तो मैं क्या किस बात का जवाब दे रही थी अपने ही उसमें वो, बिकॉज वो डेथ का इतना कंपेलिंग वो है ना, शहादत का, क्योंकि हम लोगों से अगर बोले कि जाइए मर जाइए तो इतना आसान नहीं है ये। सो दैट्स व्हाट आल्सो द रोमांटिसिज्म कम्स फ्रॉम देयर। हाँ, लेकिन उनके लिए मृत्यु काफ़ी आकर्षक थी। हाँ, सारे तो यही मैं कह रही हूँ, जब आप उनके मेमोइर्स पढ़ते हैं, उनका ये सारे संस्मरण पढ़ते हैं, उसमें मृत्यु के बारे में इतनी बात हो रही है और उसके ऊपर इतना वो हो रहा है, इतना डिस्कशन हो रहा है, इतना ह्यूमर है, सब हंस रहे हैं। तू तो बहुत मोटा है, तेरे को तो रस्सी लगेगी तो टूट जाएगी, दो रस्सी लगानी पड़ेगी। फिर दूसरे बार तो लंबा बहुत है, ये भगत लंबा बहुत है, इसको अगर इसको पैर टिक जाएंगे तो मरेगा ही नहीं। तो उनका बहुत सारा जो आपसी हंसी मजाक है वो मृत्यु के इर्द गिर्द। हाँ, तो वो है। अब हम लोग बहुत सारे आइडियाज़ और सिद्धांतों की बातें नहीं कर रहे हैं हम लोग, फिर वो लोग कहते हैं, अगला भोजन कहाँ से आएगा, तो वो है वो उसके जाके उसको ठगते हैं। तो कई कैंटीन वाले ठगे हुए हैं इन्होंने, कईयों का दूध पी लिया है। तो ये भगत सिंह के पिताजी दूध का काम करते थे, तो ये अपने उस पर साइकिल पे दूध के वो जो बड़े बड़े वो होते हैं वो लेकर आता था। जब बच जाता था सब लोग दूध पीते थे और फिर मल्लयुद्ध करते थे। तो वो ये सब हो रहा है, कहाँ तो बात हो रही है, वो भी हो रही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वो जो पॉलिटिकल राइटिंग हो रही है वो भी चल रही है साथ में, पर ये भी है। तो बहुत शुक्रिया अपर्णा, और हाँ। आप सबसे फिर अनुरोध है कि आप इस किताब को ख़रीदें, लोगों से लें और पढ़ें, रिवॉल्यूशनरीज ऑन ट्रायल। हम इस किताब पर चाहेंगे कि आप अपने ढंग से चर्चा करें और उसी पेचीदगी या उसी जटिलता में इन सारे चरित्रों को समझने की कोशिश करें जैसे इतिहासकार करते हैं। आपका फिर बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।